3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने स्वाभिमान भोज रसोई में किया भोजन। स्वाभिमान भोज रसोई स्थापित करने पर जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला का जताया आभार। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद के लिए अहम भूमिका निभाएं। प्रभारी मंत्री मालवीय अलवर गेट पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा स्थापित स्वाभिमान भोज रसोई में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों के कारण अल्प आय वर्ग और मध्यम वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और भामाशाहों को भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल ने बताया कि प्रभारी मंत्री मालवीय ने स्वाभिमान भोज रसोई में औचक निरीक्षण कर अपने हाथों से भोजन के टोकन बांटे और भोजन की गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए संवेदनशीलता दिखाते हुए सादगी के साथ जरूरतमंदों के साथ भोजन भी करा। प्रभारी मंत्री मालवीय ने जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला द्वारा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, प्रदेश महासचिव एवं विधायक राकेश पारिक, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, शहर अध्यक्ष विजय जैन, महासचिव महेश चौहान, हाजी इंसाफ अली, पार्षद नरेश सत्यावना, मनीष सेठी, नितिन जैन, NSUI के जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान, कपिल माहेश्वरी, हिमांशु गर्ग, मोहम्मद हारून, रंगरेज, राकेश मेघवाल, रविंद्र दुआ, घनश्याम सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश कुमार ने प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों का दुपट्टा और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। रज्जू भैया ने बांसवाड़ा के अंदर भी ₹1 में भोजन, भिलौड़ा में ₹1 में भोजन और अजमेर के अंदर भी ₹1 में भोजन, एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है। गरीब आदमी गांव से मजदूरी के लिए गांव में आता है, कोई हॉस्पिटल में आता है, कोई काम से आता है और वो गरीब है, उसके जेब में पैसा नहीं है, तो महंगा खाना वो नहीं खा सकता। ऐसी स्थिति में वो यहाँ आएगा, ₹1 का अपना टोकन लेगा और भरपेट, अभी मैंने खुद ने भी खाया है, खाने में बहुत आनंद आ गया, स्वादिष्ट भोजन है। मैं इनके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जनहित के काम होते रहें और वो प्रगति करते रहें। धन्यवाद। जुआ सट्टे के ठिकानों की लिस्ट वायरल होने के बाद भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने खोला मोर्चा। क्लॉक टावर थाने में लिस्ट वायरल कर उनका नाम घसीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कराया मुकदमा दर्ज। IPS सुमित मेहरदा के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस द्वारा अलवरगेट थाना अंतर्गत धर्मू सटोरिये के नगरा स्थित ठिकाने पर की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ही पुलिस के खिलाफ हो गई है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर को इस प्रकरण में दोषी मानते हुए SP विकास शर्मा द्वारा लाइन हाजिर करने के बाद उन्होंने मुखर होते हुए पूरे शहर भर के तमाम थाना अंतर्गत संचालित किए जा रहे जुए सट्टे के कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें समस्त स्थानों के अंतर्गत संचालित जुए सट्टे की जानकारी दी गई है। इसी वायरल लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष व पार्षद भारती श्रीवास्तव का भी नाम है। भारती श्रीवास्तव ने बिना सबूत और तथ्यों के उनका नाम सटोरियों की लिस्ट में घसीटे जाने से नाराज होकर जहां पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की, वहीं बुधवार को क्लॉक टावर थाना पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वे प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि हैं और महिला हैं, ऐसे में उनका नाम बिना सबूत के कुछ मीडिया ग्रुपों द्वारा छापा गया है, जिसके खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रही हैं। साथ ही पुलिस से भी इस मामले में छानबीन कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनके साथ उनके क्षेत्र की जनता है, वह अपनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगी।
हम एक पर्ची वायरल होती है और आपका नाम आता है कि भारतीय श्रीवास्तव बीजेपी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष होती है और वह सट्टा चला रही है, इस तरह का क्या मामला है? पहली बात तो आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। आप देखिए, मेरे पता चला कि जो पत्रकारों के द्वारा ही पता चला, जिस तरह एक भास्कर डिजिटल मीडिया है उसमें कल निकल रहा था, उसमें चल रहा था। उसके अलावा जैसे आपने देखा सुबह भास्कर में, नवज्योति में, इनमें भी आया है कि एक लिस्ट वायरल हुई है जिसमें लिखा है कि जो क्षेत्र में कहीं भी जुआ चल रहा है या इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, वो कृत्य में मेरा भी दूसरे नंबर पे नाम लिखा है। तो मैं मीडिया भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ और थाने पे मैं एफआईआर दर्ज कराने आई हूँ कि जिस तरह मेरा ये और माँ नानी का जिस तरह दावा यहाँ पे ठोकने आई हूँ कि आप ये एफआईआर दर्ज करिए। आज पत्रकारों ने अगर मेरे नाम लिख के, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे नाम है, किसके मुझे नहीं पता, ना मैं उन्हें व्यक्तिगत जानती हूँ, ना मेरा कोई इनसे लेना देना है। मेरा एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं क्षेत्रीय पार्षद भी हूँ, आज दूसरे नंबर पर नाम लिखा गया है और सिर्फ नाम और केसरगंज लिखा गया है, उसमें मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। बाकी जितने भी लोग हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या पत्रकारों ने इस चीज़ की पुष्टि करी है जो मेरा नाम उसके अंदर दिया गया है? तो मैं इस चीज़ के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाऊंगी जिसने मेरा नाम बिना पुष्टि के कराए। अगर एसपी साहब ने भी बिना कार्रवाई के अगर पुष्टि करे बगैर मेरा नाम पत्रकारों को दिया है तो इसका जवाब एसपी साहब देंगे। थाने पे मैं एफआईआर दर्ज कराने आई हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, न तो पत्रकारों से छुपा है और ना ही थाने वालों से छुपा है। वो आप खुद ही देखते हैं कि कहाँ कौन लिप्त है, क्या नहीं है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि, मुझ जैसी महिला जो जीवन में सिवाय सेवा और अपने कार्य के सिवा कोई काम नहीं करती है, मेरे समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी पार्टी में प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कृत्य लोगों ने इस तरह से लिखकर वायरल किए हैं लिस्टों को। और इस तक मैं अंत तक जाऊंगी, इसकी जांच करवाऊंगी कि ऐसा किसने किया है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी कि आज किसके व्हाट्सएप से ये लिस्ट गई है और किसने लिखा है और किसने एसपी साहब को भेजी है, इस सारी जांच के लिए मैं आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज भी करा रही हूँ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती तो एक अच्छा काम करने वाला जनप्रतिनिधि इस तरह अगर अपमानित होता रहेगा तो मैं कहना चाहती हूँ कि देश का सत्यानाश वैसे ही कांग्रेस सरकार के राज में हो रहा है। महिलाओं की कदर नहीं है और आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे साथ भी इस तरह अगर हरकत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी मैं इस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम की लड़ाई लड़ूंगी और मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे संग जो भी प्रतिष्ठित लोग मेरे साथ हैं। जवाहर रंगमंच पर हुए इन्वेस्ट अजमेर समिट में निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपए के किए निवेश। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आतिथ्य में हुए इन्वेस्ट अजमेर में सतगुरु ग्रुप दुबई ने 600 करोड़ का किया एमओयू साइन। बुधवार को जवाहर रंगमंच पर जिले के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आतिथ्य में इन्वेस्ट अजमेर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के एमओयू तथा एलओआई किए गए। अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त व प्रभारी इन्वेस्ट अजमेर समिट अक्षय गोदारा के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई और भीलवाड़ा के बाद अजमेर में यह दूसरा इन्वेस्ट समिट आयोजित किया गया जो सफल रहा। इन्वेस्ट अजमेर समिट में सदगुरु ग्रुप दुबई द्वारा अजमेर के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए अजमेर में एक टाउनशिप लाने का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वहीं 600 करोड़ रुपए का एमओयू भी साइन किया गया। सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट राजा डी थारवानी ने बताया कि सदगुरु ग्रुप लगातार अजमेर में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त स्कूल, टाउनशिप, होटल, रेजिडेंसी व अन्य परियोजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के साथ अच्छे रोजगार भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सदगुरु ग्रुप दुबई द्वारा यह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यदि जल्द ही उन्हें लैंड सौंप दी जाएगी तो वह जल्द से जल्द यहां निर्माण शुरू करेंगे। पर अजमेर इन्वेस्ट में सदगुरु ग्रुप दुबई द्वारा जो मुहिम अजमेर को डेवलप करने के लिए और अजमेर में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो प्रतिबद्धता पूर्व में भी दिखाई गई थी, वो आज फिर इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार के सहयोग से और अजमेर के एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अजमेर में एक ऐसी टाउनशिप लेके आने की योजना बना रहे हैं जिसमें एक ही जगह रो हाउसिंग रहेंगे, मल्टी स्टोरी रहेगी, कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहेंगी
कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ रहेंगी और बहुत बड़ा एक मेजर इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और रोज़गार का यह प्रावधान करता है। आने वाले टाइम में उस एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि वह एक नए अजमेर की परिकल्पना को साकार करता हुआ नज़र आएगा। आज सदगुरु दुबई ने 600 करोड़ का MOU किया है और यह सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल जो फुली AC स्कूल है, जो 17 दिसंबर से जिसके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जनवरी 2022 को उसका भव्य शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसके बिल्कुल उसी एरिया में यह ज़मीन उपलब्ध है। प्रशासन की ओर से कैसा माहौल है? प्रशासन बहुत सपोर्टिव है। मंत्री महोदय, जिला प्रभारी मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रुख अपनाते हुए यह कमिटमेंट दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जल्दी अप्रूवल्स दिलवाई जाएंगी, हम इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यह आवाज़ राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमें अगले 15 दिन से 20 दिन के बीच में यह लैंड अलॉट की गई, इन पे परमिशन दिए गए, तो हम एक मेजर चंक इसका फंड ADA को ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार है सदगुरु दुबई। और 24 और 25 ऑफ जनवरी को जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान है, उसमें उनसे ग्राउंड ब्रेकिंग करने का मानस रखते हैं, मादा रखते हैं। इन्वेस्ट अजमेर समिट के दौरान विभिन्न निवेशकों ने फूड प्रोडक्ट्स, मार्बल, टूरिज्म, मिनरल्स, रियल एस्टेट, माइनिंग और मेडिकल क्षेत्र में रुचि दिखाते हुए अपनी अपनी ओर से बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के MOU साइन किए हैं। इसी कड़ी में 13.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मेसर्स विजय फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा किया गया। इन्वेस्ट अजमेर के तहत कई छोटी बड़ी कंपनियों द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के 250 MOU और 80 LOI साइन किए गए। आज राजस्थान इन्वेस्टर दिन के रूप में हमने सभी ने अजमेर के इस रंगमंच के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया और करीबन 223 इन्वेस्टरों ने भाग लिया और काफ़ी उत्साह है सभी इन्वेस्टर में अपने क्षेत्र में पैसा लगाने के लिए और अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए। आज की उपस्थिति को देखते हुए और उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अजमेर एक तरह से हब बन जाएगा, ऐसा लगता है। जो युवाओं के लिए स्टार्टअप का भी प्रेजेंटेशन था यहाँ पर, तो युवाओं को किस तरह से मोटिवेट किया था? युवा आगे अपने आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उनको ऐसा लगने लगा और विश्वास पैदा हो रहा है राजस्थान सरकार के प्रति कि हम कोई भी यहाँ पे उद्योग धंधा लगाएंगे तो सरकार हमको पूरी तरह से मदद करेगी। और ये तय भी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कई सारे इंसेंटिव दिए हैं, उनको कई सारे रिलैक्सेशन दिए हैं उद्योग धंधा लगाने के लिए, तो भारी उत्साह है नौजवानों में। किसी भी उद्योग धंधे के लिए जल बहुत आवश्यकता है और जल मंत्री भी हैं, तो वो तो मैंने ओपन में कहा है कि जहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी हम पूरा प्रयास करके उनको पानी देंगे ताकि उद्योग धंधा ठीक ढंग से लग सके। थैंक यू। 22 दिसंबर 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मनाया अपना 73वां स्थापना दिवस। RPSC अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने 73वें स्थापना दिवस पर वर्ष 2022 में 73 परीक्षाएं कराने का रिक्रूटमेंट कैलेंडर किया घोषित। बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 दिसंबर 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तत्कालीन सरकार ने डॉक्टर S.K. घोष को 1 अप्रैल 1949 को इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति दी थी। तब से आयोग को 35 अध्यक्ष मिल चुके हैं। आयोग 72 साल में RAS एवं अधीनस्थ सेवाओं सहित अन्य विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां भी करा चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह के दौरान डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए और अपना उद्बोधन दिया। समारोह के दौरान पुलिस बैंड ने स्वर लहरियां बिखेर कर स्थापना दिवस समारोह में 4 चांद लगा दिए।
वहीं कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन के दौरान 73वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तमाम अधिकारियों व सदस्यों के सहयोग से एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर की घोषणा की, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक 73 परीक्षाएं करवाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारों में इस रिक्रूटमेंट कैलेंडर से विश्वास पैदा होगा कि आरपीएससी में बेरोजगारों के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब भी चर्चा की हमेशा एक चीज का मुख्य विशेष ध्यान ये रखा कि बेरोजगार की पीड़ा बेरोजगार ही समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका न्याय होना चाहिए। यदि समय पर न्याय नहीं हुआ, समय पर नौकरी नहीं मिली, तो बेरोजगार को ऐसा लगता है कि मेरे लिए संस्थाएं काम ठीक नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपसे मिलने के पश्चात 29 तारीख को हम आपसे मिले थे, 2 तारीख को आपने मुझे कार्यभार के लिए आदेशित किया था, उसके तुरंत पश्चात हमने इस लाइन पर काम किया और आज शायद मेरे हिसाब से जिस तरह से हम पहली बार स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी तरह से आज हम रिक्रूटमेंट कैलेंडर को भी घोषित कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का रिक्रूटमेंट कैलेंडर, जिसमें 73 परीक्षाएं हैं, वो 73 की 73 परीक्षाएं हम आपके सामने ये घोषित कर रहे हैं और हम आपसे कमिट करते हैं कि जो भी हमने यहाँ घोषणा की है हम उस पर पाबंद होकर हम उस पर खरे उतरेंगे और जो राजस्थान का युवा बेरोजगार है उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार 73 परीक्षाओं का एक साथ कैलेंडर जारी किया है। इसका विस्तृत आगे और आप इंटरव्यू की डेट्स वगैरह, रिजल्ट की डेट्स वगैरह भी हम इस पर कुछ कार्य करने के पश्चात माननीय सदस्यगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठकर इसके इंटरव्यूज भी हम डिक्लेयर करेंगे और इसके हम जब रिजल्ट क्या कट ऑफ डेट रहेगी वो भी हम डिक्लेयर करें। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रीट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक। 3 साल बेमिसाल सरकार के कामों को गिनाया, अधिकारियों को समय पर लक्ष्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए अजमेर के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दौरे के समापन से पूर्व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थित रीट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अधिकारियों को समय पर सरकार की मंशा अनुरूप लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने 3 साल बेमिसाल सरकार के कामों को गिनाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान में आम जन के लंबे समय से नहीं होने वाले काम भी हो रहे हैं। 55,000 पट्टे गाँव में बांटे गए हैं, जो कि रिकॉर्ड है, जिसमें राज्य में अजमेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शहरों में जरूर कुछ परेशानियां हैं जहां लक्ष्य के अनुरूप पट्टों का वितरण नहीं हो पा रहा, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं पेयजल के सवाल पर उन्होंने कहा कि अजमेर में पर्याप्त पानी है, बीसलपुर में अगस्त से सितंबर तक के लिए पानी है, उससे पूर्व भगवान की कृपा से मानसून आ जाएगा और लोगों को पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला स्तरीय बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी, एडी आयुक्त अक्षय गोदारा, निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार सहित समस्त विभागों के अधिकारी व मसूदा विधायक राकेश पारिक, निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। मीटिंग ली, उसमें किस तरह का फीडबैक लिया गया है और क्या दिशा निर्देश दिए गए? मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा हर्ष है कि पूरा अजमेर जिला जो सरकार की ओर से लक्ष्य दिए गए थे, इन लक्ष्य की पूर्ति समय रहते हुए उन्होंने पूरी की है। प्रशासन गांव के अभियान के अंदर पट्टे बांटने में करीबन 55,000 पट्टे बांटे और पट्टे बांट के ये राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से नगर निगम के अंदर भी इन्होंने अच्छे पट्टे बांटे हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे कुछ पट्टे बंटने से रह गए हैं कोई कारणवश। पुनः इनको निर्देशित किया गया है कि जहां पट्टे नहीं बटे हैं उन वार्डों में पुनः प्रशासन शहर के संग अभियान को चलाया जाए और उनको भी पट्टा है वो टाइम पे बांट दिया जाए। तो अच्छा काम हुआ है अजमेर में और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा काम रहेगा। और कोई खास विशेष दिशा निर्देश कोई आपकी ओर से? दिशा निर्देश तो सभी को कह ही दिया है कि समय रहते हुए अपने लक्ष्यों की पूर्ति करो, काम में कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। सरकार ने 3 साल बेमिसाल काम किया है, आगे 2 साल के अंदर और बढ़िया काम करना है। तो अधिकारियों को तमाम को निर्देश दिया गया है। जल वितरण व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बेहतर कदम उठाने का है क्या उसके लिए? देखो, जल वितरण आप पीने की बात कर रहे हैं कि सिंचाई की बात कर रहे हैं? पीने के पानी की बात कर रहे हैं। पीने के पानी का तो बीसलपुर से पानी आ ही रहा है।
ज़्यादा अभी कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने अभी कहा भी है कि अगले अगस्त सितंबर तक का पानी है हमारे पास में। तब तक भगवान करे नया मानसून अच्छा आ जाए और विशेष पूरा फिर बढ़ जाए। पानी तो ऐसा सबसे बड़ी जो एक बात है, कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले था कि एक टाइम था, एक टाइम पीरियड निकल होता, कभी रात को 9-5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 ऐसा है बजे। कि मैं तो अभी आया हूँ, आपने जनप्रतिनिधि की तरफ से या जनता की तरफ से इस तरह की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। अब आपने कहा है तो उसको मैं दिखवाऊंगा और इसको नियमित कराएंगे।